हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने ब्रिटिश लिटरेचर की कंप्लीट क्रोनोलॉजी का पार्ट 1 कवर किया था, जहां हमने एंग्लो सैक्सन एज से लेकर पोस्ट मॉडर्न एज तक का कंप्लीट ओवरव्यू देखा था, राइट। लेकिन आज का सेशन और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम क्रोनोलॉजी को सिर्फ नेम से ही नहीं, यानी सिर्फ नेम्स की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक स्टोरी की तरह समझेंगे। आज हम देखेंगे कि एक एज ख़त्म हुई, ठीक है, दूसरी एज स्टार्ट कैसे हुई। एक एज ख़त्म हुई तो दूसरी एज स्टार्ट कैसे हुई, राइटर्स ने क्या लिखा, सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, और यूजीसी नेट में क्वेश्चंस एग्जैक्टली किस एंगल से पूछे जाते हैं। तो पेन और नोटबुक रेडी रखिए, बिकॉज टुडेज सेशन इज गोइंग टू कनेक्ट द एंटायर ब्रिटिश लिटरेचर हिस्ट्री इन योर माइंड। तो फर्स्ट, एंग्लो सेक्शन एज, बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर 1 पे आते हैं एंग्लो सेक्शन एज, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रांजिशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम जर्नी स्टार्ट करते हैं एंग्लो सेक्शन एज से, और ये वही पीरियड है जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की एक्चुअल बिगिनिंग मानी जाती है। अब इसके डिटेल्स में बताती हूँ मैं आपको। इमेजिन करिए एक ऐसा इंग्लैंड जहाँ वार्स हो रहे हैं, ट्राइब्स अटैक कर रहे हैं और लोग सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। इसी इन्वायरमेंट में एंग्लो सेक्शन लिटरेचर डेवलप हुआ। इसी इन्वायरमेंट में एंग्लो सेक्शन लिटरेचर डेवलप हुआ। कौन सा इन्वायरमेंट? जहाँ वार्स हो रहे हैं, ट्राइब्स अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इसी इन्वायरमेंट में एंग्लो सेक्शन लिटरेचर डेवलप हुआ। ये पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 450 एडी से 1066 तक चला, ठीक है। ये पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 450 एडी से 1066 तक चला। इस टाइम की लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश थी, जो आज की इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट थी। अगर आज हम ओल्ड इंग्लिश सुनेंगे तो शायद समझ भी ना आए। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो स्टोरीज बुक्स में नहीं होती थी। लोग ओरली स्टोरीज सुनते थे। तो लोग स्टोरीज कैसे सुनते थे? ओरली सुनते थे। वो एक दूसरे के मुंह से सुना करते थे। उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो बुक्स कैसे छपेगी, ठीक है। पोएट्स को स्कोप्स कहा जाता था, यानी सिंगर्स और स्टोरी टेलर्स। पोएट्स को स्कोप्स कहा जाता था। ये हमारे यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ सकता है। पोएट्स को क्या कहा जाता था उस टाइम पे? एंग्लो सेक्शन एज पे स्कोप्स कहा जाता था, यानी सिंगर्स और स्टोरी टेलर, ठीक है। अब हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस एज का लिटरेचर मोस्टली किस चीज़ पे होता था? किस चीज़ पे हुआ करता था? हीरोइज्म, ब्रेवरी, वॉर, लॉयल्टी, रिलीजन, इन सब चीज़ों पर बेस्ड था। अब हम लोग बेओल्फ फुल स्टोरी देख लेते हैं। बेओल्फ को स्टोरी स्टाइल में समझ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है बेओल्फ। बेओल्फ एक हीरोइक एपिक पोएम है। ये एक वॉरियर की स्टोरी है जो मॉन्स्टर से फाइट करता है। यूजीसी नेट में ऑफन क्वेश्चन आता है, बेओल्फ बिलोंग्स टू विच एज? यूजीसी नेट में किस तरह क्वेश्चन आता है? बेओल्फ बिलोंग्स टू विच एज? तो हमारा आंसर होगा एंग्लो सेक्शन एज, ठीक है, एंग्लो सेक्शन एज। तो स्टूडेंट्स, एक ट्रिक याद रखिए। एंग्लो सेक्शन एज सुनते ही आपके दिमाग में 3 वर्ड्स आने चाहिए एनी हाउ, ठीक है। फर्स्ट, ओल्ड इंग्लिश, हीरोइज्म, बेओल्फ, ये 3 वर्ड आ जाने चाहिए। कल भी मैंने आप लोगों को ओवरव्यू में दिया था।
अब सेकंड नंबर पे कौन सा एज आता है? सेकंड नंबर पे आता है मिडाइवल एज, ठीक है, जो रिलीजन एंड सोसाइटी से कनेक्ट करता है। अब इसका ट्रांजिशन देख लेते हैं। अब एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है, यानी इस एज में बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट होता है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आता है इन 1066 में, और इसी के बाद स्टार्ट होता है मिडाइवल एज, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नॉर्मन्स फ्रांस से आए थे। उनके आने के बाद इंग्लैंड की लैंग्वेज और कल्चर दोनों चेंज होने लगे। नॉर्मन्स फ्रांस से आए थे। उनके आने के बाद इंग्लैंड की लैंग्वेज और कल्चर दोनों चेंज होने लगी, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश ग्रेजुअली मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट होने लगी। ओल्ड इंग्लिश से धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट होने लगी, यानी कि जो पहले चलती थी ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शन एज पे, तो अब मिडाइवल एज पे आने के बाद वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगी। ग्रेजुअली वो मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट होने लगी, यानी कि अब वो ओल्ड इंग्लिश नहीं रहेगी, धीरे धीरे चेंज होने लगेगी, ठीक है। तो अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं इस एज में। इस एज में रिलीजन का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। चर्च सोसाइटी को कंट्रोल करता था। पीपल बिलीव्ड हेविली इन मोरालिटी एंड रिलीजियस टीचिंग्स, यानी कि उस टाइम पे सिर्फ चर्च हुआ करते थे, इसीलिए वो ज़्यादा कंट्रोल करते थे, ठीक है। अब इस एज के सबसे फेमस राइटर को देख लेते हैं, सबसे फेमस पोएट को देख लेते हैं, और वो थे जॉफ्री चौसर। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं, जॉफ्री चौसर। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। वाई, क्यों कहा जाता है? बिकॉज उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेचर में पावरफुल बना दिया। बिकॉज उन्होंने क्या किया? इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेचर में पावरफुल बना दिया, यानी कि इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश नहीं रही, वो लिटरेचर में आने के बाद वो पावरफुल इंग्लिश बन गई, ठीक है। इस एज में आप लोगों ने कैंटरबरी टेल्स तो सुना ही होगा। चलिए जानते हैं वो है क्या कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स उनका फेमस वर्क है, किसका? जॉफ्री चौसर का। द कैंटरबरी टेल्स ये जॉफ्री चौसर का बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस वर्क है। तो ये उनका फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। ये एक्चुअली पिलग्रिम्स की स्टोरीज़ का कलेक्शन है। इसमें पिलग्रिम्स की स्टोरी का कलेक्शन आपको मिलेगा। डिफरेंट पीपल एक रिलीजियस जर्नी पर जा रहे होते हैं। डिफरेंट पीपल एक रिलीजियस जर्नी पर जा रहे होते हैं और हर पर्सन एक स्टोरी सुनाता है, यानी कि इस स्टोरी के अंदर है कि वो लोग एक यात्रा पे जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो हर कोई अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी सुनाता है। ऑब्वियसली उस टाइम पे तो कोई राइटिंग्स वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती नहीं थे, तो सब ओरली कहानी सुनते थे, ठीक है, एक दूसरे की। अब हम एग्ज़ाम पॉइंट से देख लेते हैं। यूजीसी नेट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो इसका आंसर होगा द जॉफ्री चौसर, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, द जॉफ्री चौसर। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? द जॉफ्री चौसर। अब थर्ड नंबर पे आता है रेनेसा एज, ठीक है। रेनेसा का मतलब क्या होता है? रीबर्थ ऑफ नॉलेज, ठीक है। रेनेसा का मतलब क्या होता है? रीबर्थ ऑफ नॉलेज। अब इसका ट्रांजिशन देख लेते हैं हम लोग। यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है अब, ठीक है, जिसे हम रेनेसा कहते हैं। अब क्या होता है कि यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जिसे हम रेनेसा कहते हैं। तो रेनेसा का मीनिंग क्या होता है? रीबर्थ, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ अब। पीपल अब सिर्फ रिलीजन तक लिमिट नहीं रहना चाहते थे।
यानी कि लोग अब सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे। अब उनका फोकस साइंस, एजुकेशन, आर्ट और ह्यूमन लाइफ पर भी होने लगा। यानी कि अब लोगों का फोकस साइंस, एजुकेशन, आर्ट और ह्यूमन लाइफ पर भी होने लगा। यानी सिर्फ अब रिलीजन मैटर नहीं कर रहा था उस टाइम पर, जैसे कि चर्च वगैरह जो भी। तो अब क्या होने लगा, अब क्या मैटर करने लगा उनके लिए, एजुकेशन, साइंस, आर्ट और ह्यूमन लाइफ पर भी होने लगा उनका इंटरेस्ट। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म देख लेते हैं उस टाइम पे कैसे ह्यूमनिज्म का रोल होता था। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन पोटेंशियल को इम्पोर्टेंस देना होता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट राइटर देख लेते हैं। तो इस एज के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, तो इस एज के 3 इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। फर्स्ट शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर। तो शेक्सपियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। उन्होंने ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं। उन्होंने 3 प्लेज ज़्यादातर लिखे हैं। फर्स्ट ट्रेजेडी, सेकंड कॉमेडी, थर्ड हिस्ट्री प्लेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, रिनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, ह्यूमनिज्म, शेक्सपियर। ठीक है, अब हम लोग नंबर 4 देख लेते हैं, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज माना जाता है। क्यों? अब हम आते हैं एलिजाबेथन एज पर। ये क्वीन एलिजाबेथ वन के नाम पर है। एलिजाबेथ एज किसके नाम पर है? तो ये क्वीन एलिजाबेथ वन के नाम पर है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। यानी इस पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस एज को? एलिजाबेथन एज को। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि इस एज में लिटरेचर ने इस टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की। लिटरेचर ने इस टाइम पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की, यानी कि कुछ ज़्यादा ही इसमें ग्रोथ ले ली लिटरेचर ने। ठीक है, अब देख लेते हैं ड्रामा डेवलपमेंट, यानी कि इस एज में ड्रामा कैसे डेवलप किया। थिएटर्स पॉपुलर हुए, लोग लाइव प्लेस देखने जाते थे। ड्रामा एंटरटेनमेंट का मेजर सोर्स बन गया, यानी कि इस एज में लोग ड्रामा ज़्यादा देखने लगे। आज भी लोग देखते हैं, और फ़र्क सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि उस टाइम पे लिटरेचर बेस्ड ड्रामास हुआ करते थे और आज के टाइम पे कुछ और ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ड्रामा का क्रेज़ आज भी बहुत ज़्यादा है लोगों में। तो उस एज में ड्रामा एंटरटेनमेंट का मेजर सोर्स बन गया। ठीक है, तो इस एज के इम्पॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन हैं? तो इस एज के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, तो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में कुछ बता देती हूँ। मार्लो ने ट्रैजिक हीरोज़ को पॉपुलर बनाया। यानी कि उन्होंने अपने स्टोरीज़ में, नॉवेल में ट्रैजिक हीरोज़ के बारे में लिखा और उनको पॉपुलर बनाया। उनका फेमस प्ले है डॉक्टर फॉस्टस। तो मार्लो का फेमस प्ले कौन सा है? डॉक्टर फॉस्टस, जो हमें मास्टर्स डिग्री के बुक्स में भी मिलते हैं पढ़ने के लिए। डॉक्टर फॉस्टस, अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें डॉक्टर फॉस्टस की पूरी कहानी है। ठीक है, तो उसको लिखा किसने है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो इस एज के, यानी एलिजाबेथन एज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, उनका फेमस प्ले है डॉक्टर फॉस्टस। अब शेक्सपियर को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। शेक्सपियर ने हैमलेट, मैकबेथ, ओथीलो, किंग लियर जैसे मास्टरपीसेस दिए हैं। ठीक है,
चलिए 5th नंबर देख लेते हैं। इस पे आते हैं जैकोबन एज। जैकोबन एज यानी कि डार्क थीम। जैकोबन एज को डार्क थीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये डार्क थीम क्यों माना जाता है तो आज देख लेते हैं हम लोग। क्वीन एलिजाबेथन के डेथ के बाद किंग जेम्स वन आए और उनके नाम पर जैकोबन एज स्टार्ट हुआ। क्वीन एलिजाबेथन एज के डेथ के बाद किंग जेम्स वन आए और उनके नाम पर जैकोबन एज स्टार्ट हुआ। इसलिए इस एज को डार्क थीम्स दिया गया। ठीक है, क्योंकि एलिजाबेथन के डेथ के बाद किंग जेम्स वन आए और उनके नाम पर जैकोबन एज स्टार्ट हुआ। तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है देख लेते हैं। अब लिटरेचर डार्कर होने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क होने लगा। राइटर्स ह्यूमन ग्रीड, करप्शन और रिवेंज को एक्सप्लोर करने लगे। यानी कि जो राइटर्स हैं इस एज के वो ह्यूमन ग्रीड यानी कि ह्यूमन लालच को और करप्शन और रिवेंज को एक्सप्लोर करने लगे। अब आता है इस एज में एक पोइट्री जिसका नाम है मेटाफिजिकल पोइट्री। यहीं पर मेटाफिजिकल पोइट्री फेमस हुई। तो जॉन डन इसका मेजर पोइट था। उसकी पोइट्री इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल होती थी। ठीक है, जॉन डन इसका मेजर पोइट था। उसकी पोइट्री इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल होती थी। एग्जाम लाइन से देख लेते हैं। यूजीसी नेट में ऑफन पूछा जाता है, यानी बार बार पूछा जाता है, हु इज़ द मेजर मेटाफिजिकल पोएट। तो अब आंसर आप लोग देने में बिल्कुल भी झिझक मत कीजिएगा। हु इज़ द मेजर मेटाफिजिकल पोएट, तो इसका आंसर है जॉन डन। ठीक है, जॉन डन कौन है, इसका मेजर पोएट था। अब देख लेते हैं नंबर 6, रेस्टोरेशन एज, सटायर बिगिंस। इस एज में सटायर बिगिंस होता है, यानी सटायर शुरू होता है। तो अब पोजीशन देख लेते हैं। अब मोनार्की वापस रिस्टोर होती है एंड देयरफॉर दिस पीरियड इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज। फीचर्स देख लेते हैं। सोसाइटी फैशनेबल और लग्जूरियस होने लगी। लिटरेचर में सटायर और कॉमेडी का डेवलपमेंट हुआ। यानी इस एज में सोसाइटी फैशनेबल और लग्जूरियस होने लगी। लिटरेचर में सटायर और कॉमेडी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट होने लगा। अब इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स अपर क्लास सोसाइटी का मॉकरी करती थी। अपर क्लास सोसाइटी का मॉकरी करती थी। कौन, कॉमेडी ऑफ मैनर्स अपर क्लास सोसाइटी का मॉकरी करती थी। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट राइटर्स देख लेते हैं इस एज के। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं इम्पॉर्टेंट राइटर में जॉन ड्राइडन, विलियम कॉनग्रीव। यानी जॉन ड्राइडन और विलियम कॉनग्रीव इस एज के इम्पॉर्टेंट राइटर्स होते थे। अब आता है इस 7 नंबर पे नियो क्लासिकल एज। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। नियो क्लासिकल एज में क्या होता है, तो इसको एज ऑफ रीजन माना जाता है। एज ऑफ रीजन माना जाता है। देख लेते हैं ट्रांजिशन। अब लिटरेचर इमोशन से ज़्यादा लॉजिक और डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस देने लगा। यानी राइटर्स बिलीव करते थे कि लिटरेचर में रूल्स होनी चाहिए। ठीक है, राइटर्स बिलीव करते थे कि लिटरेचर में रूल्स होने चाहिए। अब इस एज के इम्पॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन हैं, तो फर्स्ट पे आते हैं अलेक्जेंडर पोप, सेकंड जोनाथन स्विफ्ट और थर्ड नंबर पे आते हैं सैमुअल जॉनसन। अब देखते हैं गुलिवर्स ट्रैवल से क्या मतलब है। इसमें गुलिवर्स ट्रैवल्स क्यों फेमस है इस एज में, तो जोनाथन स्विफ्ट का फेमस वर्क है गुलिवर्स ट्रैवल्स, जो एक्चुअली सटायर है, इसलिए ये नाम इसमें फेमस है इस एज में। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट का फेमस वर्क है गुलिवर्स ट्रैवल्स, जो एक्चुअली सटायर है। तो नंबर 8 पर आता है रोमांटिक एज। ठीक है, इस एज में इमोशंस एंड नेचर्स फेमस हुए। ठीक है, तो इसके ट्रांजिशन देख लेते हैं।
अब सडनली राइटर्स लॉजिक और रूल्स से बोर होने लगे। इस एज में क्या हो गया कि राइटर्स सडनली लॉजिक और रूल्स से बोर होने लगे। तो क्या किया उन्होंने फिर, और यहीं से स्टार्ट होता है रोमांटिक एज। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, रोमांटिक पोएट्स नेचर, इमेजिनेशन और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते थे। तो रोमांटिक पोएट्स नेचर, किसको इम्पोर्टेंस देते थे, नेचर और इमेजिनेशंस को और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते थे। वो रोमांटिक पोएट 3 चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते थे। फर्स्ट नेचर, सेकंड इमेजिनेशन, थर्ड इमोशंस को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। वर्ड्सवर्थ का इसमें क्या रोल है, तो वर्ड्सवर्थ बिलीव करता था कि पोइट्री कॉमन पीपल की लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो इस एज में वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक पोएट थे उनका बिलीव था कि पोइट्री कॉमन पीपल की लैंग्वेज में होनी चाहिए। ठीक है, कोई टफ लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए, कॉमन पीपल की लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो इस एज में एक फेमस आता है वर्ड लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड्स क्या है, 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की। तो लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुई, 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर ये लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की। इसी को रोमांटिक एज की बिगिनिंग माना जाता है। तो इस एज के अदर राइटर्स कौन कौन हैं उन्हें भी देख लीजिए। तो इस एज के इम्पॉर्टेंट अदर राइटर्स हैं, यानी कि अदर पोएट्स हैं, शेली, कीट्स, बायरन। ठीक है, इस एज के अदर इम्पॉर्टेंट पोएट्स हैं शेली, कीट्स और बायरन। अब 9th नंबर देख लेते हैं जो है विक्टोरियन एज। इस एज में क्या हुआ था, रियलिज्म एंड सोसाइटी ज़्यादा फेमस हुई। रियलिज्म एंड सोसाइटी, तो अब इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह मूव करता है। इस एज में क्या होता है कि इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह मूव करता है, सॉरी की तरह नहीं, की तरफ मूव करता है। यानी मशीन्स, फैक्ट्रीज और सिटीज़ डेवलप होने लगे। इस एज में मशीन्स, फैक्ट्रीज और सिटीज़ डेवलप होने लगे। लेकिन सोसाइटी में पॉवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हुई। अगर ये सब डेवलप होने लगे तो साथ ही साथ सोसाइटी में पॉवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होने लगी। ठीक है, यानी डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ सोशल इनइक्वालिटी और पॉवर्टी भी इंक्रीज हुई। लिटरेचर में क्या आया है कि विक्टोरियन राइटर्स सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स को शो करने लगे। यानी लिटरेचर में हमें दिखाया गया है कि विक्टोरियन राइटर्स सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स को शो करने लगे। यानी कि वे कोई फेक नहीं लिखते थे, वो सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम्स को शो करने लगे। अब राइटर्स कौन कौन थे जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट राइटर्स देख लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, टेनीसन, ब्रोंटी सिस्टर। ठीक है, ये 4 फेमस इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। नंबर 1 चार्ल्स डिकेंस, सेकंड थॉमस हार्डी, टेनीसन, ब्रोंटी सिस्टर्स। तो चार्ल्स डिकेंस ने पुअर पीपल और चाइल्ड लेबर जैसी प्रॉब्लम्स को नॉवेल्स में शो किया है। तो चार्ल्स डिकेंस ने किसको शो किया है अपने पोएम में, चार्ल्स डिकेंस ने पुअर पीपल और चाइल्ड लेबर जैसे प्रॉब्लम्स को नॉवेल्स में शो किया है। ठीक है, तो यूजीसी नेट में चार्ल्स डिकेंस से हमें क्वेश्चन आता है, इसलिए उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि चार्ल्स डिकेंस ने पुअर पीपल और चाइल्ड लेबर जैसी प्रॉब्लम्स को नॉवेल्स में शो किया है। कौन कौन से प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। अब आता है मॉडर्न एज जो साइकोलॉजिकल राइटिंग्स पे बेस्ड है। तो मॉडर्न एज में क्या हुआ कि अब यहाँ वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट लिटरेचर पर दिखने लगा। यानी कि जो वर्ल्ड वार हो रहे थे वो उसका इम्पैक्ट जो है लिटरेचर पर दिखने लगा। यानी कि पीपल्स होपलेस और कंफ्यूज्ड फील करने लगे। पीपल यानी लोग यहाँ पे ना उम्मीद होने लगे, कंफ्यूज फील करने लगे। ट्रेडिशनल बिलीव्स ब्रेक होने लगी, यानी कि जो उनके बिलीव्स था, उनका ट्रेडिशन था,
वो अब धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। ठीक है, यानी जो उनका बिलीफ था चर्च के लोगों पे, या वो लोग जिस रिलीजन को मानते थे, तो उन वो बिलीफ सब ब्रेक होने लगा। अब इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं मॉडर्न लिटरेचर के। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल फ्रैगमेंटेड होने लगा। यहाँ मॉडर्न लिटरेचर में एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल फ्रैगमेंटेड होने लगा। तो इस एज के अब इम्पॉर्टेंट राइटर्स को देख लेते हैं। इस एज के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस। ठीक है, इस एज के 3 इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। नंबर फर्स्ट टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस। तो द वेस्टलैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड मॉडर्न एज का मास्टरपीस माना जाता है। तो द वेस्टलैंड क्या है? ये टी.एस. इलियट का मास्टरपीस माना जाता है मॉडर्न एज का। ठीक है, तो अब नंबर 11 देख लेते हैं, जो लास्ट नहीं है और आगे भी आएंगे क्रोनोलॉजी सेशन में। तो नंबर 11 है पोस्ट मॉडर्न एज, नो फिक्स्ड मीनिंग। नो फिक्स्ड मीनिंग इसका मतलब होता है वर्ल्ड वार के बाद राइटर्स ने फिक्स्ड ट्रुथ पर बिलीव करना कम कर दिया। राइटर्स ने फिक्स्ड ट्रुथ पर बिलीव करना कम कर दिया वर्ल्ड वार के बाद, यानी कि जो उनका फिक्स्ड ट्रुथ था रिलीजन पर, उस पर उन्होंने बिलीव करना बंद कर दिया। मतलब बंद नहीं किया, उस पर बिलीव करना कम कर दिया। ठीक है, जिस बिलीफ को वो लोग मानते थे अपने रिलीजन में, जो रिलीजन वो लोग मानते थे उस पर उन्होंने बिलीव करना कम कर दिया। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स कहते हैं कि एक टेक्स्ट का सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न राइटर्स कहते हैं कि एक टेक्स्ट का सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता। चलिए अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं फ्रैगमेंटेशन, आयरनी, मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं फ्रैगमेंटेशन, आयरनी, मल्टीपल मीनिंग्स। अब इसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स को देख लेते हैं। इस एज के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं सैमुअल बेकेट, सलमान रुश्दी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं सैमुअल बेकेट, सलमान रुश्दी। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट डिटेल स्टोरी स्टाइल रिवीजन ऑफ एजेस ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। अगर आपको क्रोनोलॉजी अब कनेक्टेड स्टोरी की तरह समझ आ गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट सेशन में हम इम्पॉर्टेंट PYQs और ट्रिकी MCQs सॉल्व करेंगे जो UGC नेट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।